नमस्कार, मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट डॉक्टर अरुण कुमार। संविधान ने महिलाओं के 16 अधिकार दिए हैं। क्या आप जानते हैं कि देश में महिलाओं के संविधान के तहत कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं? अगर नहीं तो आइए आज हम डिटेल में बताते हैं महिलाओं के 16 अधिकार। महिलाओं को पिता और पिता की पुश्तैनी संपत्ति में पूरा अधिकार मिला हुआ है। अगर लड़की के पिता ने खुद बनाई संपत्ति वसीयत नहीं की है तब उनकी मौत के बाद प्रॉपर्टी में लड़की को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना लड़के को और उनकी मां को। शादी के बाद भी महिला का यह अधिकार बना रहता है। शादी के बाद पति की संपत्ति में महिला का मालिकाना हक नहीं होता, लेकिन पत्नी को गुजारा भत्ता देना पति का कर्तव्य है। महिला का अधिकार है कि पति उसका भरण पोषण करे। कोई कानूनी प्रावधान है जिसके जरिए पत्नी गुजारा भत्ता मांग सकती है? कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक सीआरपीसी, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और घरेलू हिंसा कानून के तहत गुजारे भत्ते की मांग की जा सकती है। अगर पति ने वसीयत बनाई है तो उसके बाद पत्नी को संपत्ति में हिस्सा मिलता है। अगर वसीयत नहीं है तो पत्नी को पति के खुद अर्जित की गई संपत्ति में हिस्सा मिलेगी, पैतृक संपत्ति में नहीं। हाल ही में केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि तलाकशुदा महिलाओं को पति की पैतृक और विरासत योग्य संपत्ति में भी मुआवजा या हिस्सेदारी मिलेगी। इस मामले में कानून बनाया जाना है और इसके बाद पत्नी का हक बढ़ने की बात की जा रही है। अगर पत्नी को तलाक के बाद पति की पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा दिए जाने का प्रावधान किया गया तो इससे महिलाओं का हक बढ़ेगा। कोई भी महिला अपने हिस्से की पैतृक संपत्ति और खुद अर्जित संपत्ति को बेच सकती है। इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। महिला इस संपत्ति का वसीयत कर सकती है। महिला उस संपत्ति से बच्चों को बेदखल भी कर सकती है। महिलाओं को अपने पिता के घर या फिर अपने पति के घर सुरक्षित रखने के लिए डीबी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का प्रावधान किया गया है। लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा कानून के तहत प्रोटेक्शन का हक मिला हुआ है। अगर उसे किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो वह उसके खिलाफ शिकायत कर सकती है। लिव इन में रहते हुए उसे राइट टू शेल्टर भी मिलता है, यानी जब तक वह रिलेशनशिप कायम है तब तक उसे जबरन घर से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन संबंध खत्म होने के बाद यह अधिकार खत्म हो जाता है। लिव इन में रहने वाली महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का भी अधिकार है, लेकिन पार्टनर की मौत के बाद उसकी संपत्ति में अधिकार नहीं मिल सकता। यदि लिव इन में रहते हुए पार्टनर ने वसीयत के जरिए संपत्ति लिव इन पार्टनर को लिख दी है तो मृत्यु के बाद संपत्ति पार्टनर को मिल सकती है। यौन शोषण, छेड़छाड़ या फिर रेप जैसी वारदातों के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। महिलाओं के साथ इस तरह के घिनौने काम करने वालों को सख्त सजा दिए जाने का प्रावधान है। दिल्ली गैंगरेप के बाद सरकार ने एंटी रेप लॉ बनाया है। इसके तहत जो कानूनी प्रावधान दिए गए हैं उसमें रेप की परिभाषा में बदलाव किया गया है। आईपीसी की धारा 375 के तहत रेप के दायरे में प्राइवेट पार्ट या फिर ओरल सेक्स दोनों को ही रेप माना जाता है। साथ ही प्राइवेट पार्ट के पेनिट्रेशन के अलावा किसी चीज के पेनिट्रेशन को भी इस दायरे में रखा गया है। अगर कोई शख्स किसी महिला के प्राइवेट पार्ट या किसी अन्य तरीके से पेनिट्रेशन करता है तो वह रेप होगा। अगर कोई शख्स महिला के प्राइवेट पार्ट में अपने शरीर का अंग या फिर अन्य चीज डालता है तो वह भी रेप होगा। बलात्कार के मामले जिसमें पीड़िता की मौत हो जाए या कोमा में चली जाए तो फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। रेप में कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। रेप के कारण लड़की कोमा में चली जाए या फिर कोई शख्स दोबारा रेप के लिए दोषी पाया जाता है तो मामले में फांसी की सजा का प्रावधान है। वर्क प्लेस पर महिलाओं को कई तरह के अधिकार मिले हैं। यौन शोषण से बचाने के लिए
सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत महिलाओं को प्रोटेक्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की यह गाइडलाइंस सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 गाइडलाइंस बनाई है। एम्प्लॉयर या अन्य जिम्मेदार अधिकारी की ड्यूटी है कि वो यौन शोषण को रोके। यौन शोषण के दायरे में छेड़छाड़, गलत नियम से टच करना, यौन शोषण की डिमांड या आग्रह करना, महिला सहकर्मी को पोर्न दिखाना, अन्य तरह की आपत्तिजनक व्यवहार करना या फिर इशारा करना आता है। इस मामले के अलावा कोई ऐसा एक्ट जो आईपीसी के तहत ऑफिस है कि शिकायत महिला कर्मी द्वारा की जाती है, तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वह मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित अथॉरिटी को शिकायत करे। संविधान का अनुच्छेद 42 के तहत महिला सरकारी नौकरी में है या फिर किसी प्राइवेट संस्था में काम करती है तो उसे मैटरनिटी लीव लेने का हक है। इसके तहत महिला को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है, जिसे वह अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकती है। इस दौरान महिला को पूरी सैलरी और भत्ता दिया जाएगा। अगर महिला का एबॉर्शन हो जाता है तो भी उसे लाभ मिलेगा। इसके अलावा अपनी नौकरी के दौरान बच्चे के 18 साल होने तक कभी भी 2 साल की छुट्टी ले सकती है। मैटरनिटी लीव के दौरान महिला पर किसी तरह का आरोप लगाकर उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। अगर महिला का एम्प्लॉयर इस बेनिफिट से उसे वंचित करने की कोशिश करता है तो महिला इसकी शिकायत कर सकती है। महिला कोर्ट जा सकती है और दोषी को 1 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। महिला की सहमति के बिना उसका एबॉर्शन नहीं कराया जा सकता। जबरन एबॉर्शन कराने पर सख्त कानून बनाए गए हैं। कानून के मुताबिक एबॉर्शन तभी कराया जा सकता है जब गर्भ की वजह से महिला की जिंदगी खतरे में हो। 1971 में इसके लिए एक अलग कानून बनाया गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसके तहत अगर गर्भ के कारण महिला की जान खतरे में हो या फिर मानसिक और शारीरिक रूप से गंभीर परेशानी हो या गर्भ में पल रहा बच्चा विकलांगता का शिकार हो तो एबॉर्शन कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर महिला मानसिक या शारीरिक तौर पर इसके लिए सक्षम ना हो तो भी एबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर महिला के साथ बलात्कार हुआ हो और वह गर्भवती हो गई हो या फिर महिला के साथ ऐसे रिश्तेदार ने संबंध बनाए जो वर्जित संबंध में हो और महिला गर्भवती हो गई हो तो महिला का एबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर किसी महिला की मर्जी के खिलाफ उसका एबॉर्शन कराया जाता है तो ऐसे में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। दहेज प्रताड़ना और ससुराल में महिलाओं पर अत्याचार के दूसरे मामलों से निपटने के लिए कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं को उसके ससुराल में सुरक्षित वातावरण मिले, कानून में इसका पुख्ता प्रबंध है। दहेज प्रताड़ना को बचाने के लिए 1986 में आईपीसी की धारा 498A का प्रावधान किया गया है। इसे दहेज निरोधक कानून भी कहा गया है। अगर किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक, शारीरिक या फिर अन्य तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो महिला को शिकायत पर इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही यह गैर जमानती अपराध है। दहेज के लिए ससुराल में प्रताड़ित करने वाले तमाम लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है। महिला को शादी के वक्त उपहार के तौर पर कई चीजें दी जाती है जिसे सत्रीक धन कहते हैं। इस पर लड़की का पूरा हक होता है। इसके अलावा वर वधू को कॉमन यूज की तमाम चीजें दी जाती है। ये भी स्त्री धन के दायरे में आती है। स्त्री धन पर लड़की का पूरा अधिकार होता है। अगर ससुराल ने महिला का स्त्री धन अपने पास रख लिया है तो महिला इसके खिलाफ आईपीसी धारा 406 अमानत में खयानत की भी शिकायत कर सकती है। इसके तहत कोर्ट के आदेश से महिला को अपना स्त्री धन वापस मिल सकता है। पुलिस हिरासत में भी महिलाओं को कुछ खास अधिकार दिए गए हैं। महिला को तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है। महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले पुलिस हिरासत में नहीं ले सकती। अगर महिलाओं को कभी लॉकअप में रखने की नौबत आती है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था होगी।
बिना वारंट गिरफ्तार महिला को तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होगा और उसे जमानत संबंधी अधिकार के बारे में भी बताना जरूरी है। गिरफ्तार महिला के निकट संबंधी को सूचित करना पुलिस का ड्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है कि जिस जज के सामने महिला को पहली बार पेश किया जा रहा हो, उस जज को चाहिए कि महिला से पूछे कि उसे पुलिस हिरासत में कोई बुरा बर्ताव तो नहीं झेलना पड़ा। महिलाओं को फ्री लीगल एड दिए जाने का प्रावधान है। अगर कोई महिला किसी केस में आरोपी है तो वह भी फ्री कानूनी मदद ले सकती है। वह अदालत से गुहार लगा सकती है कि उसे मुफ्त में सरकारी खर्चे पर वकील चाहिए। महिला की आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, लेकिन महिला को यह अधिकार मिला हुआ है कि उसे फ्री में वकील मुहैया कराई जाए। पुलिस महिला की गिरफ्तारी के बाद कानूनी सहायता कमेटी से संपर्क करेगी और महिला को गिरफ्तारी के बारे में उन्हें सूचित करेगी। लीगल एड कमेटी महिला को मुफ्त कानूनी सलाह देगी। बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध को रोकने के लिए और बच्चों को संरक्षण देने के लिए सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट बनाया था। इसके तहत ऐसे मामलों के संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। कानून के तहत 18 साल के कम उम्र वाले बच्चों, लड़का या लड़की के साथ किसी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो कानून के तहत अपराध होगा। इसमें पेनिट्रेटिव या नॉन पेनिट्रेटिव दोनों तरह के एक्ट के लिए सजा का प्रावधान है। बच्चों को अगर किसी भी तरह से सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, जिसे पोर्नोग्राफी आदि के जरिए शोषण भी शामिल है, तो इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून में सजा का प्रावधान अपराध की गंभीरता के हिसाब से किया गया है, लेकिन गंभीर मामलों में उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। आपका अपना धन्यवाद। डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? जानिए इसका इतिहास और महत्व। हर इंसान के जीवन में शिक्षक का महत्व सबसे ऊपर होता है। वह एक व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को संवारने का काम करता है। महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा है, जो लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं वे उन लोगों के मुकाबले ज्यादा सम्मान के हकदार होते हैं जो उनको पैदा करते हैं, क्योंकि माता पिता सिर्फ बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि शिक्षक उनको अच्छे से जीने का तरीका सिखाते हैं। शिक्षकों के योगदान को देखते हुए उनके सम्मान में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1962 में हुई थी। आइए जानते हैं कि आखिर 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या दूसरे देशों में भी शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है शिक्षक दिवस? शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस 5 सितंबर के अवसर पर मनाया जाता है। वह एक महान शिक्षक थे। इसके साथ साथ वह स्वतंत्र भारत के पहले उप राष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी थे। 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे राधाकृष्ण को 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया। क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस?
5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने के पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि एक बार स्वरपल्ली राधा कृष्ण से उनके छात्रों ने उनके जन्मदिन का आयोजन करने के लिए पूछा। तब राधा कृष्ण ने उनसे कहा कि आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस खास दिन को शिक्षकों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान और संपन्न को सम्मानित करते हुए मनाए तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। उनकी इसी इच्छा का सम्मान करते हुए हर साल 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या होता है शिक्षक दिवस पर? शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर से ऐसे चरित्र शिक्षकों का चुनाव किया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है और उन्हें भारत सरकार द्वारा पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाता है। इन देशों में भी मनाया जाता है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है, जिनमें चीन से लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, ब्राजील और पाकिस्तान तक शामिल है। हालांकि हर देश में इस दिवस को मनाने की तारीख अलग अलग है, जैसे कि चीन में 10 सितंबर, तो अमेरिका में 6 मई, ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार, ब्राजील में 15 अक्टूबर और पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा ओमान, सीरिया, मिस्र, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, सऊदी अरब, अल्जीरिया, मोरक्को और कई इस्लामी देशों में 28 फरवरी को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। मैं आपका सर्वज्ञ राज। A special Teachers' Day celebration was held at Ramdhar Mitro Lane, Kolkata 4 on 5th September 2020. The program was organized by Kolkata Alor Disha. The guest of honor were eminent social activist Dr. Arun Kumar and National Beauty Queen Sangeeta Sinha. Amit Basu Roy Chaudhary and Piali Basu Roy Chaudhary felicitated many teachers of Sangvedan, including guests during the program. The program was well conducted by Samit Saha. आज के শিক্ষক দিবসে আমরা একটা প্রোগ্রাম করে এলাম। তো আমাদের গেস্ট হিসেবে বিশেষ সঙ্গীতা ম্যাডামকে পেয়েছি, আমরা অরুণজিকে আমরা পেয়েছি, সমিত রয়কে পেয়েছি। আমার খুব এতে আমি গর্বিত। কিন্তু গত বছর আমরা যে প্রোগ্রামটা করতে পেরেছিলাম সুন্দরভাবে, কিন্তু সেটা আর এবছর হচ্ছে না এই করোনা ভাইরাসের
এবং সেই কারণে এইভাবে প্রোগ্রামটা আমরা করতে চেয়েছি। पालन में निवेदन ऑफिस के सभी शिक्षक, मंच पर उपस्थित गेस्ट और सभी बंधुओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, टीचर्स आज के समाज का सबसे बड़ा चीज़ है, जो हम लोग का भविष्य ही नहीं, कैरियर ही नहीं, चरित्र भी सिखाता है। आज का दिन हमारे को जो शिक्षा देता है, शिक्षक के अलावे पेरेंट्स, माँ पिताजी, उनको भी आदर करने का दिन है, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहे थे कि परिवार एक यूनिवर्सिटी है और पेरेंट्स हमारे टीचर्स हैं। और टीचर हम लोग जान रहे हैं कि कैंडल जैसे जलकर दूसरे को रोशनी देता है, टीचर भी कष्ट करके दूसरे का चरित्र और भविष्य का समाप्त है। आज के इस कोरोना वैश्विक महामारी काल में जो हम लोग आतंकित हैं, भयभीत हैं, वो मेरा कहना है उसमें आतंक या भयभीत होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा अपने को लाइफ स्टाइल चेंज करना है, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, हमें फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना है, और ये दिमाग में कभी नहीं आना है कि हम बीमार होंगे। এই সংস্থা হচ্ছে আমাদের 1 বছর 2019-এ 3রা জুন আমরা এটা স্টার্ট করি। এই সংস্থা অনেক বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে আমরা এই সংস্থাটাকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছি এবং প্রচুর মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পেরেছি, এবং সমস্ত মানুষ আমার এই কলকাতা আলোর দিশা সংস্থাকে সাপোর্ট করছে, এবং বহু এনজিও তারা তাদের মাধ্যমে আমরা অনেক কাজ করতে পারছি। যেমন ধরুন এই সংবেদনে যে আমরা কাজ করছি, সংবেদনের সঙ্গে আমরা গত 1 বছর ধরে আমরা এরকমভাবে কাজ করে যাচ্ছি, কিছু না কিছু কাজ করছি। তো সংবেদন শামিত শাহ খুব আমাকে সাপোর্ট করছেন, তার সঙ্গে অরুণজি খুব সাপোর্ট করেছেন আমাদের, যার জন্য আজকে দীপাদি নেই এখানে, দীপা ম্যাডাম উনিও সাপোর্টে ছিলেন আমাদের।
তো যার জন্য এই পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছি এবং বহু জায়গায় আমাদের এই কলকাতা আলোক দিশার नाम ছড়িয়েছে। नमस्कार। वैवाहिक जीवन में इन बातों का रखना चाहिए ध्यान, रिश्ता बनेगा मजबूत। वैवाहिक जीवन कभी ना टूटने वाला बंधन होता है। इस जीवन को मजबूत बनाने में पति पत्नी दोनों का ही हाथ योगदान होता है। वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। आज हम आपको वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए कुछ टिप्स देने जा रहे हैं। इन टिप्स को फॉलो करने से आपके वैवाहिक जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और समय के साथ रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। कभी कभी वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव होने शुरू हो जाते हैं और समय के साथ ये तनाव रिश्ते को कमजोर कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। आइए जानते हैं वैवाहिक जीवन में किन बातों का ध्यान रखने से रिश्ता मजबूत बनता है। पहली बात है, एक दूसरे के साथ समय बिताएं। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि एक दूसरे के साथ समय बिताएं। पति पत्नी कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, उन्हें एक दूसरे के लिए समय निकालना चाहिए। एक दूसरे के साथ समय बिताने से प्यार बढ़ता है और रिश्ता मजबूत होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की परेशानी ना आए तो एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करने का प्रयास करें। दूसरी बात, एक दूसरे का ख्याल रखें। वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए आपको एक दूसरे का पूरा ख्याल रखना होगा। अगर आप एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो आपके रिश्ते में प्यार बढ़ेगा और कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अक्सर वैवाहिक जीवन में समय के साथ एक दूसरे का ख्याल रखना कम हो जाता है, जिस वजह से वैवाहिक जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आए तो पार्टनर का पूरा ख्याल रखें। तीसरी बात, दोस्त बनकर रहें। पति पत्नी को दोस्त बनकर रहना चाहिए। दोस्त बनकर रहने से रिश्ता निभाना काफी आसान हो जाता है। जो पति पत्नी अच्छे दोस्त बनकर रहते हैं उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं नहीं आती है। पार्टनर के साथ दोस्त की तरह से रहने से भावना को भी खुलकर व्यक्त किया जा सकता है। दोस्त की तरह रहने से रिश्ते में ज्यादा मिठास आ जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानी ना रहे तो पार्टनर के साथ दोस्त की तरह रहने का प्रयास करें। चौथी बात, एक दूसरे की मदद करें। वैवाहिक जीवन को सफल बनाने में पति पत्नी दोनों का बराबर सहयोग होता है। वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। घर के कामों में पार्टनर का पूरा साथ देना चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो पार्टनर आपसे खुश होगा और आपके रिश्ते में परेशानियां नहीं आएगी। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं मौसमी प्रसाद। दुनिया के 70% भाग भारत में पाए जाते हैं। जाने इस दिवस के महत्व के बारे में और इसके इतिहास के भी बारे में। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह देश की शक्ति, शांत, सतर्कता, बुद्धि और धीरज का प्रतीक माना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीपों में उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरे देश में पाया जाता है। शुष्क खुले जंगल, नम और सदाबहार वन से लेकर मैंग्रोव दलदलों तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। चिंता की बात यह है कि बाघ को वन्य जीवों की लुप्त होती प्रजाति की सूची में रखा गया है, लेकिन राहत की बात यह भी है कि सेव टाइगर जैसे राष्ट्रीय अभियानों की बदौलत देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। हर साल पूरे विश्व में
29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। कब हुई थी इस दिवस की शुरुआत? चलिए इसके बारे में जानते हैं। बाघ संरक्षण के काम को प्रोत्साहित करने, उनकी घटती संख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए साल 1910 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। इस सम्मेलन में मौजूद विभिन्न देशों के सरकारों ने 2022 तक बाघों की आबादी को दुगुना करने का लक्ष्य तय किया था। क्या है इस दिवस का महत्व? बाघ की लुप्त हुई प्रजातियों की ओर ध्यान आकर्षित करने, उनकी रक्षा करने और बाघों के परिस्थितियों के महत्व के बारे में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया के मुताबिक साल 1918 की रिपोर्ट के तहत देश में बाघों की संख्या लगभग बढ़कर 2967 हो गई है। पूर्व में हुई गणना के लिहाज से देखा जाए तो साल 1914 के मुकाबले 741 बाघों की बढ़ोतरी हुई। इस दिशा के जरिए बाघ के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाता है। बाघों के बारे में यह जानकर आपको खुशी होगी कि देश में बाघों की संख्या बढ़ी है। अन्य देशों को भी मदद करेगा भारत। बाघों के संरक्षण को लेकर भारत अब दुनिया के दूसरे देशों की मदद करेगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने दुनिया भर में 13 ऐसे देशों की पहचान की है जहां मौजूद समय में बाघ पाए जाते हैं, लेकिन संरक्षण के अभाव में इनकी संख्या कम है। ऐसे में भारत इन देशों को बाघों के संरक्षण के लिए बेहतर तकनीक और योजना मुहैया कराएगा। धन्यवाद। নমস্কার, আমি তাপসী মুখার্জি। আমি রাজারহাট নিউ টাউনে থাকি। আমি একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার আর আমি একটা নিউজ পেপার ব্যাংক চালাচ্ছি আমার এলাকায়। আশা করব আপনাদের কাছে অনুরোধ যে আপনারাও যার যার নিজের এলাকায় বা পাড়ায় নিউজ পেপার ব্যাংকটি চালাতে পারবেন। কিভাবে চালাবেন? আপনার এলাকায় যত বাড়ি ঘরদোর আছে সেখানে যত পেপার, পুরনো বই, খাতা সবকিছু নিয়ে ক্লাবে জমা করুন বা কমিটি মেম্বারের কাছে জমা করুন। সেগুলো বিক্রি করে যা অর্থ উপার্জন হবে সেটাই হচ্ছে নিউজ পেপার ব্যাংক। সেখান থেকে আপনারা কোনো বৃদ্ধা মা, কোনো অসুস্থ মানুষ যারা টাকার অভাবে চিকিৎসা করতে পারছে না, কোনো বাবা মা তার মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না, তাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন। আপনারা এটা নিজের এলাকাতেও করতে পারেন। আর এর থেকে এখন করোনা চলছে, করোনার জন্য পরবর্তীকালে হয়তো কোনো বড় রকমের কোনো সংকট হতে পারে। এখন থেকে আমরা যদি এই নিউজ পেপার ব্যাংকের পরিকল্পনা করি তাহলে পরবর্তীকালে একটা বড় অ্যামাউন্ট জমা হয়ে যাবে। তাহলে সকলের পাশে আমরা সাহায্য করতে পারবো বা দাঁড়াতে পারবো। তার জন্য আবারও আপনাদের অনুরোধ করছি এই নিউজ পেপার ব্যাংকটি প্লিজ আপনারা পরিকল্পনা নিন। ধন্যবাদ। किराया ले ले। इतिहास के पन्नों में उदाहरण मिलता है टोडरमल का। एक बार टोडरमल ने अपनी मां से यही कहा था कि मां तू हर बात पर कहती रहती है कि मां का कर्जा नहीं उतर सकता, मां का कर्जा नहीं उतर सकता। चल आज तेरा सारा कर्जा उतारूंगा, बता कितना कर्जा है तेरा। तुझे सोना दूं, चांदी दूं, हीरे दूं, जवाहरात दूं, रुपया दूं, पैसा दूं, क्या दूं, पर तू अपना कर्जा ले और मुझे अपनी इस बात से मुक्त कर। मैं नहीं सुनना चाहता कि तूने क्या किया मेरे लिए। मां ने कहा बेटे अगर कर्जा ही उतारना है मां का तो चल सोने चांदी रुपए पैसे थे तो कर्जा उतरेगा नहीं। तू एक काम कर, आज रात तू मेरे पास ही सो जा, कर्जा उतर जाएगा। इसने कहा एक रात सोने से कैसे कर्जा उतर जाएगा? बोले कोई दिक्कत नहीं, मेरी नजर में उतर जाएगा, तू सो जा। कहते हैं जब टोडरमल की माताजी ने उसे ये कहा तो रात्रि में टोडरमल उस दिन अपनी मां के कक्ष में लेट गया। और जब मां के कक्ष में लेटा तो कहते हैं जैसे ही मां ने देखा बेटे को नींद आनी शुरू हुई है।
तुरंत हिला दिया और हिला के बोली, बेटा 1 गिलास पानी ला देगा। अब ये तो श्रद्धा के वशीभूत होकर के आज कर्जा उतारने की फिराक में लेटा था। जैसे ही मां ने कहा कि बेटे पानी ला देगा, ये तुरंत कहता, हाँ माता जी बिल्कुल। उठा, 1 गिलास पानी लेके आया और बड़ी श्रद्धा से मेरी माताओं दोनों हाथों से वो पानी मां को दे दिया। मां लो जल ग्रहण करो। कहते मां ने 1 घूंट जल पिया और बाकी का जितना भी पानी पात्र में बचा हुआ था सारा का सारा जिधर टोडरमल लेटा हुआ था उस तरफ डाल दिया। इसे गुस्सा तो बहुत आया, पर इसने बहुत आराम से पूछा, मां ये क्या कर रही हो तुम? इसने कहा, रे बेटे गलती हो गई, कोई बात नहीं, बुढ़ापा है, गिर गया हाथ से, लेट जा। पागल है, गिले बिस्तर में लेटा जाएगा क्या? मां ने कहा, बेटे कोई बात नहीं, लेट जा, 1 ही रात की तो बात है। लेट तो गया पर नींद नहीं आई गीले बिस्तर में। जब बहुत देर तक कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता रहा और बहुत देर के बाद जाकर के इसकी आंखें मिचनी शुरू हुई, भारी हुई आंखें, नींद ने आकर के घेरा। मां फिर देख रही थी, जैसे ही आंख बंद की मां ने फिर हिला दिया, बेटे पानी। अब की बार वो जो पहले वाली श्रद्धा थी ना वो कम हो गई। पहले उठा था तो कहा था हाँ माता जी लाता हूं, अब की बार कहता है मां पानी। बोले हाँ, कि अभी तो पिया था तूने। कि बेटे प्यास लगी है, पानी पे भी रोक लगाएगा क्या? उठा, पानी लेके आ, ले पकड़ मां। 2 हाथ भी गए, मां जी भी गया, ले पकड़ मां। मां ने 1 घूंट पानी पिया और बाकी का पानी सारा फिर इसके बिस्तर पर गिरा दिया। इसने कहा, मां तेरा हो गया दिमाग खराब, तू हो गई पागल, बार बार मेरा बिस्तर गीला कर रही है। 1 रात सुला करके क्या कर्जा उतारेगी? मैंने तो मौत खरीद ली। पागल था मैं जो तेरा कर्जा उतारने चला था। 70 बातें मां को सुना दी। मां चुपचाप सुन करके भी सहन कर गई और फिर भी बड़े प्यार से कहा, बेटे कोई बात नहीं, तू लेट जा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेटा, अब की बार और बिस्तर गीला था, बहुत देर तक नींद नहीं आई। पर कहते हैं जब कई घंटों के बाद घेर लिया पूरी तरह नींद ने और फिर से आंखें बंद करने को हुआ तो माता ने फिर हिला दिया पकड़ के, बेटे पानी। ओहो, अब की बार तो चिल्ला करके उठा और मां पर झल्लाते हुए कहता है, मां क्या खा के सोई थी रात, ये बता पहले। कुएं में जाए तेरा कर्जा, मुझे नहीं उतारना, मैं जा रहा हूं अपने कमरे में। मां ने कान पकड़ के खींच के थप्पड़ मारा। बोले तू मेरा कर्जा उतारने चला था? तू 1 रात मेरे कमरे में सो गया और मैंने तेरा बिस्तर गीला करके 2 बार पानी मांग लिया तो तू भाग रहा है। अरे जब तू छोटा था तेरा बिस्तर तो पानी से गीला है, पर तू अपनी गंदगी से मेरे बिस्तर को गीला करता था। और देख, एक मां का त्याग, मैं उस गीले बिस्तर में खुद लेटती थी और तुझे सूखे में लिटाती थी। इधर बिस्तर गीला कर दिया तो इधर लिटा लिया, इधर बिस्तर गीला कर दिया तो तुझे अपने सीने पर लुटा लिया। मैं सारी रात तेरी गंदगी में लेटती थी पर कभी तुझे उठा करके फेंका नहीं। मैंने 2 बार पानी मांगा तो तुझे क्रोध आ रहा है। तू रात में कभी पानी मांगता, कभी दूध मांगता, कभी नहीं सोता तो सारी रात सीने से लगा करके आंगन में टहलती रहती थी। और तू मां का कर्जा उतारेगा? बेटे 1 जन्म तो छोड़, कई जन्म भी ले ले, पर मां का कर्जा उतार नहीं सकता। और किसी को अगर उतारना भी हो तो देखो, माँ बाप का ऋण तो माँ बाप बन के ही पता लगता है, ध्यान रखना। इसलिए कई जगह जब औलाद ये बोल देती है ना कि तुमने हमारे लिए किया क्या है, तो समझदार माँ बाप कहते हैं अपनी औलादों से, बेटे हमने तो तेरे लिए इतना कर भी दिया, जिस दिन अपनों के लिए कर देगा उस दिन बता देना, है ना।